नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, मेरी जिंदगी में अक्सर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। आज ही उसी उल्टे सीधे के तहत मैं आपके साथ अपनी जिंदगी में हुई एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने आज तक पिछले 10 सालों में आज तक जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं उस बात को, उस घटना को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। When I almost died in China, जब मैं चाइना में तकरीबन मर चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं तकरीबन चाइना में मर चुका था और उस वक्त मुझे जो एहसास हुआ, उस वक्त जो मेरे साथ घटा, आज मैं अपने वीडियो में उस आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप में से कुछ लोग मुझ पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाएं, कुछ मुझे पागल कहें और कुछ मुझे ज्ञान भी दें कि तू ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता तो शायद तू बच जाता। वैसे तो मैं बच चुका हूं, लेकिन मैं उस समय तकरीबन मर चुका था। दोस्तों, मेरे आज इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए मेरे साथ और मेरी इस घटना को सुनिए। शायद इस घटना को सुनने के बाद कुछ लोग वो गलती ना करें जो गलतियां मैंने उस वक्त वहां पर चाइना में रहकर की थी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना कि शायद कोई ऐसा ना करे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी इस घटना को। When I almost died in China, जब मैं चाइना के अंदर तकरीबन मर चुका था। दोस्तों, ये घटना सन 2011 की है। मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली टू चाइना अक्सर जाया करता हूँ। उस वक्त भी मैं गया था। मैंने अपनी टिकट 3 मार्च की कराई और 13 मार्च की मेरी वापसी की टिकट थी। 10 दिन का प्लान था। 10 दिन के लिए मैं अपने साथ कुछ खाना बैग में लेके जाता हूँ, जैसे रेडी टू ईट फूड होती है, मैगी के पैकेट्स होते हैं, ताकि मैं होटल के अंदर आराम से बना सकूँ। सिर्फ 10 दिन का, जितने दिन के लिए जाना है, बेकार का बोझा क्यों ले जाऊँ। वैसे कपड़ों से ज़्यादा खाने का सामान मैं चाइना जाते वक्त अपने साथ लेके जाता हूँ। और वैसे भी ईवू शहर में मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ पर एक इंडियन स्ट्रीट है और आसपास काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, तो खाने की प्रॉब्लम ईवू शहर में बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं चाइना में भूख से मर रहा था, मर ही जाता। लेकिन ये कैसे हुआ दोस्तों? मैं 3 मार्च 2011 को अपनी दिल्ली टू ईवू की फ्लाइट पे गया। ईवू पहुंचा, 10 दिन अपना काम करता रहा। मुझे 3 पार्टियों से मिलना था, 2 पार्टियों से बात हो गई थी, लेकिन एक तीसरी पार्टी से मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी। 12 तारीख हो गई थी, 13 तारीख को वापस से आना था। मैंने कहा चलो भाई, मेरी किस्मत में 2 लोगों से मिलना था, 2 कंपनी वालों से मिलना था, मैं मिल लिया। लेकिन 13 तारीख को मेरी वापसी थी। लेकिन 12 तारीख को तकरीबन सुबह के वक्त मुझे फोन आया, जो तीसरी कंपनी वाली थी। उसने बोला कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, आप चाइना के ईवू शहर में है, लेकिन मैं अपने गांव गई हुई थी, इस वजह से थोड़ी सी मेरे को नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय शायद चाइना में होता होगा, आज नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं ईवू में इस होटल में ठहरा हूँ, आके मिल लो। वो मेरे पास आई और मेरे से बोलने लगी कि भारत, एक बात बोलूँ, आप कब वापस जा रहे हैं इंडिया? मैंने कहा मेरी तो कल की वापसी की फ्लाइट है। तो बोली प्लीज़ आप 4-5 दिन के लिए अपनी फ्लाइट को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप मेरे साथ मेरी फैक्ट्री चलिए, शायद आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए। मैंने भी सोचा चलो, मैंने पिछली 2 कंपनियों को भी फाइनल तो नहीं किया, तीसरी कंपनी से मिलने आया था, तो चलो इससे मिलने चले जाता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी फ्लाइट को 4-5 दिन के लिए एक्सटेंड कर दूंगा, मेरा थोड़ा नुकसान होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मैं आपके साथ बिजनेस डील करने आया हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। उसने मेरे को बोला भारत, मैं यकीनन, उस लड़की का नाम था एंजेलिना, वो उस कंपनी में मैनेजर थी। ये सारी बातें मेरी इंग्लिश में हो रही थी, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। एंजेलिना ने मेरे को कहा कि भाई आपको सस्ता ना लगे तो आपके जो भी एक्स्ट्रा पैसे 5 दिन के लगे उसके हर जाना मैं दूंगी। मैंने कहा भाई डील अच्छी है, और आदमी इतनी दूर बिजनेस करने जाता है तो 2 पैसे बचाने के लिए जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, परचेसिंग में कमाई है, सेल में आजकल नहीं है। तो मैं कहा चलो 2 पैसे अगर सस्ता मिल जाए तो मेरा एस्टिमेट सही बैठ जाएगा। 5 दिन का जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा, मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये, अगर वहाँ जाके मुझे करीब 1.5 लाख का फायदा होता है, तो ये डील बुरी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी टिकट को एक्सटेंड कर लेता हूँ दोस्तों। और मैंने उसने कहा कि भाई कैसे?
तो बोली मैं कल सुबह 9 बजे आपके इस होटल में आऊंगी, आप इस होटल से चेकआउट कर लेना, मैं आपको अपने शहर जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहाँ लेके चलूंगी, आप वहीं रहना। मैंने ठीक है। वो ये कह के चली गई कि सुबह 9 बजे आपसे मिलती हूँ। वो चली गई। मैं अपना आराम से फटाफट मैंने जो मेरी 13 तारीख की रिटर्न टिकट थी उसको कैंसिल किया और अपनी टिकट मैंने 17 मार्च की कर ली। 4-5 दिन आगे कर ली। मैंने कहा ठीक है 17 मार्च की कर ली कि ठीक है, तब तक मैं काम निपटा के आ जाऊंगा और आराम से चलूंगा। अब मेरे पास था कि उसने जो मेरे को शहर का नाम बताया था कि इस ईवू शहर से 60-70 किलोमीटर दूरी पे है योंगकांग नाम की एक जगह है, शायद योंगकांग नाम की एक जगह है, वहां पर हमारी फैक्ट्री है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब इसके यहाँ जाना है। अगर ये फैक्ट्री वाली मुझे कल वहां लेके गई, ये मुझे कहीं महंगा होटल ना दिला दे जिससे मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। मैं समझदार बना और मैंने उसी समय एक नेट पे चेक किया, अपने मोबाइल के नेट पे। वहाँ वाईफाई उस समय नहीं था होटल के अंदर, मोबाइल नेटवर्क से ही मैंने चेक किया। तो एक होटल आ रहा था और 500-600 रुपये में मुझे रूम मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, 500-600 रुपये कहीं है, मेरे को 2-3 हज़ार वाले रूम में टिका देगी। 3-4 दिन रहना पड़ा तो 10-12 हज़ार लगेंगे और 500-600 रुपये का रूम है यार, इसको बुक कर लेता हूँ। मैंने समझदारी की, लेकिन ये समझदारी आपको मैं आगे बताऊंगा कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने समझदार बनते हुए अपनी योंगकांग में एक अपना होटल बुक कर लिया। दोस्तों बुक कर लिया, सब कुछ रेडी था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा और मैंने कहा चलो इंडियन स्ट्रीट है, और मैंने अपने पास जो भी जितने भी 10 दिन का खाना लेके आया था, जो रेडी टू ईट फूड थे, वो भी सब खा चुका था, खत्म हो चुके थे। तो उनको भी मैंने साइड पे कर दिया। अब मेरे पास बैग में खाने का कुछ सामान नहीं था और मैंने सबसे पहले जाकर सुबह इंडियन रेस्टोरेंट में जो पास में ही था वहां पर जाकर बढ़िया सा नाश्ता किया। ये तकरीबन सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होके 8 बजे रेस्टोरेंट में गया। बढ़िया से मैंने पनीर के पराठे खाए थे, मुझे आज तक याद है। दोस्तों पराठे वराठे खा के आराम से चाय पी मैंने और मैं अपने रूम में आया, सारा सामान पैक किया और सुबह 9 बजे होटल की लॉबी पर आके चेकआउट कर लिया। जब मैं चेकआउट कर रहा था तभी एंजेलिना अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ गई। उसने मुझसे पूछा चेकआउट कर लिया? मैंने कहा। उसने अपनी गाड़ी में मुझे बैठाया और सीधी योंगकांग शहर के लिए चल दी। वहां का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का होगा, ईवुसु योंगकांग। रास्ता अच्छा था, बड़ा प्यारा था। बातें करते हुए चले। रास्ते में एंजेलिना ने मेरे से पूछा भारत होटल चलेंगे पहले के फैक्ट्री चलेंगे? मैं कहा नहीं, मैंने होटल बुक करा दिया, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे फैक्ट्री में चलेंगे आपकी, क्योंकि मेरा होटल ऑलरेडी बुक है और मैंने होटल वालों को कहा कि मैं आज की तारीख में शाम तक आपके पास आ जाऊंगा। तो एंजेलिना ने मेरे से कहा आपने होटल क्यों बुक करा लिया? मैंने कहा करा लिया, कोई टेंशन मत लो, मैंने बुक करा लिया। खैर एंजेलिना ने मेरे से उस वक्त इस बारे में कोई बहस नहीं की। वो मुझे सीधा अपनी फैक्ट्री में लेके गई। 1.5-2 घंटे में हम पहुंच चुके थे। फैक्ट्री में जाकर उसने मुझे अपने बॉस से मिलाया। बॉस काफी पर्सनैलिटी वाला था। उसने मुझे बताया उसके बॉस की काफी अच्छी चलती है इस योंगकांग शहर में। खैर अब डीलिंग तो वहां के मैनेजर करते हैं, वो मेरे साथ डीलिंग करने लगी। मैं भी फैक्ट्री देखने लगा। 12-12:30 बजे के करीब चाइनीज लोगों का लंच हो जाता है। तो लंच हुआ। उसने एंजेलिना ने मेरे से कहा भारत लंच कर लो। अब मेरे पास मैंने सुबह 2 बढ़िया मोटे मोटे पनीर के पराठे खाए, मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैंने बोला नहीं एंजेलिना, मुझे भूख नहीं है, रहने दो, मेरे को जब भूख होगी तब बता दूंगा। क्या वो लंच करने चले गए। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स देखने लगा, चेक करने लगा, देखने लगा, प्रोडक्शन देखने लगा, सब कुछ देख रहा था। तो करीब 3:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे एक कॉफी ऑफर की। दोस्तों ब्लैक कॉफी मैंने उससे पहले जिंदगी में नहीं पी थी। ब्लैक कॉफी पी, स्वाद नहीं लगा। हमें तो दूध वाली कॉफी पीने की आदत है, अब ब्लैक कॉफी में कहाँ स्वाद आएगा। दोस्तों खैर 3:30 बजे के करीब मैंने वो कॉफी पी। 5-5:30 बजे के करीब बाहर का मौसम थोड़ा सा बदल गया, बरसात होने लगी। तो एंजेलिना ने कहा वैसे भी फैक्ट्री क्लोज करने का टाइम है, तो भारत आपका होटल का एड्रेस दो, मैं आपके होटल में आपको छोड़ देती हूँ, तो फिर हम कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। मैंने ठीक है एंजेलिना। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और एड्रेस पता करते करते मैं अपने होटल में पहुंचा। दोस्तों होटल क्या था, एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। उसके आसपास सब कुछ सुनसान था। सामने बहुत बड़ी बाउंड्री थी, शायद बाउंड्री के पीछे कोई कंपनी थी और होटल के साथ में 4-5 दुकानें थी, बड़ी बड़ी सी, वो बंद थी। और उन 4-5 दुकानों से आगे एक रोड मुड़ रही थी, वो भी खाली सी थी, वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। खैर मैंने अभी पूरा रास्ता नहीं देखा था, समझ नहीं पाया था, और उस साइड को आगे को मुझे ऐसा लगा कुछ जंगल सा है।
तो एंजेलिना ने कहा कि आपने बड़ी बाहर की साइड पे अपना होटल बुक कराया है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं तो कोई बात इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये मैं अगर 2-3 दिन यहाँ रहूंगा तो ये कंपनी वाले मुझे रोज सुबह यहाँ से ले जाएंगे कंपनी और वापस छोड़ जाएंगे। मुझे कौन से टैक्सियों में भटकते हुए जाना है। मैंने कहा ठीक है, अंडर माई बजट है और मुझे रात को सोना ही तो है, बाकी दिन तो आपके साथ काम करना है, कोई प्रॉब्लम? आपको प्रॉब्लम है? तो एंजेलिना का नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम। उसने मुझसे कहा कि सुबह मैं या मेरी कंपनी का ड्राइवर आपको होटल में लेने आ जाएगा फैक्ट्री के लिए। मैंने कहा ठीक है। ये कह के एंजेलिना चली गई। मैंने होटल में अपने जो भी पासपोर्ट जमा कराया, वहाँ दिया, तो वहाँ पर बात करने जो रिसेप्शन में लड़की बैठी थी, उसके बाद से पता चला कि उसको ना इंग्लिश आती है, हिंदी तो दूर की बात है, सिर्फ चाइनीज बोलना जानती है। खैर थोड़ा बहुत इशारों से बात समझ गई क्योंकि उसके पास ऑनलाइन बुकिंग थी। उसने मुझे अपना रूम दे दिया। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था। होटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। और मुझे पता चला कि होटल के अंदर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ अगर मुझे पानी पीने को मिलेगा वही मिलेगा, बाकी खाना पीना जो भी चीज़ होगी मुझे यहाँ से बाहर करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद अब थोड़ी सी मुझे भूख लगनी शुरू हुई क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे का खाना खाया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था, बीच में 3:30 बजे के करीब एक कॉफ़ी पी थी। अब मुझे भूख लगने लगी तो मैं ऊपर से नीचे आया और देखने लगूँ कि भाई कुछ खाने को मिल जाए या होटल में या होटल के बाहर। लेकिन होटल के बाहर जैसे ही मैंने झांक के देखा, जो बारिश उस समय स्टार्ट हुई थी अब बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, हवा के साथ साथ बहुत तेज बरसात हो रही थी और अंधेरा भी हो चुका था। ठंड लग रही थी उस समय क्योंकि मार्च के तकरीबन उन दिनों में वहां पर ठंड थी और इतनी तेज बरसात के साथ तूफानी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में, अभी करीब 7:30 बजे का टाइम है, कि थोड़ी देर में रुक जाएगी बरसात, तो बाहर जाके कहीं खाने पीने का देख लिया। मैंने रिसेप्शन पे बैठी लड़की से भी इशारे में बात की कि भाई खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसको मेरी बात शायद समझ नहीं आई। उसने नो 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 कर दिया और चाइनीज में कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया। खैर मैं अब बरसात रुकने का इंतजार करने लगा। दोस्तों 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन बरसात उसी तरह से बहुत तेजी से होती जा रही थी। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों बरसात रुक नहीं रही थी, मेरी भूख बढ़ती चली जा रही थी। मुझे अब भूख, क्योंकि सुबह 8 बजे का खाया था, अब तो 14-15 घंटे हो गए थे और मुझे भूख लग रही थी। मैं नीचे आया, मैं होटल वालों से फिर बात करने की कोशिश की कि भाई तुम कुछ मंगा दो। दोस्तों उस समय ऑनलाइन फूड का कोई सिस्टम नहीं था, जैसे आजकल हमारे यहाँ तो जोमेटो, स्विगी और पता नहीं कौन कौन सी ऐप है कि ऑनलाइन आप कहीं भी खाना मंगा सकते हैं। लेकिन उस समय ऑनलाइन का था नहीं, और चाइना में अगर होता भी तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं चाइना के किसी दूसरे शहर में कभी गया ही नहीं था। तो दोस्तों भूख बढ़ रही थी, बरसात तेज हो रही थी, चाइनीज लोगों को होटल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, होटल में खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं था। अब मैं भूख से तड़पने लगा, मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर होती रही क्योंकि दोस्तों मुझे जिंदगी में पहले कभी मेरे साथ ऐसा ही नहीं हुआ ही नहीं कि मुझे भूखा रहना पड़ा। उस दिन मुझे एहसास होने लगा भूखा रहना क्या होता है, जब भूख लगती है तो इंसान के साथ क्या बीतता है। अभी तो मेरा पहला ही दिन था, आगे आगे तो मेरा को और भी वक्त भूखे बिताना था, अपनी मौत के दरवाजे तक जाना था इसी भूख के साथ। मैंने सुना था कि लोग 10 दिन भूखे रह जाते हैं, 5 दिन भूखे रहते हैं, 20 दिन भूखे रह गए, पानी पी के गुजारा किया। मैं भी पानी पी रहा था, लेकिन एक दिन में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई भूख से। खैर अब मैं रूम में लेटा लेटा सोच रहा था कि ये बरसात कब रुकेगी और मैं बाहर कुछ खाने को ढूंढने जाऊंगा। होटल वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब खिड़की मैंने होटल की खोली, वहां से दिख रहा था कि बरसात बहुत तेज हो रही है, लेकिन खिड़की खोल के रखने का ज्यादा देर तक मैं नहीं रख सकता था क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी और पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। तो खिड़की बंद करके रखनी पड़ी, सिर्फ इंतजार। ठंड भी थी इसलिए मैं अपने बेड पे घुस गया, कंबल ओढ़ के इंतजार करने लगा। टीवी चला नहीं सकता था, टीवी था रूम में लेकिन टीवी चला नहीं सकता था क्योंकि टीवी पर सारे चाइनीज प्रोग्राम आते हैं जो मेरे को समझ नहीं आते, इसलिए बेकार था। मोबाइल में नेट भी बहुत स्लो आ रहा था, होटल में वाईफाई नहीं था, होटल उस गेस्ट हाउस में कोई वाईफाई नहीं था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब मैं एंजेलिना को फोन करूं, अब रात के 12 बज चुके थे, अब क्या फायदा एंजेलिना को भी फोन करने का। दोस्तों यही सब सोचते सोचते
पानी पी पी के मैं सो गया। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को रात काटनी थी कि शायद सुबह बरसात रुकेगी तो बाहर जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करूंगा। दोस्तों सुबह 7 बजे के करीब मैं वापस उठा और उठने के बाद मैं होटल से बाहर फिर खिड़की से बाहर जाके देखा, बरसात नहीं रुकी थी, बहुत तेज बरसात आ रही थी और हवा भी वही तेज थी, बाहर ठंड का एहसास हो रहा था। खिड़की बंद की, अब सोचने लगा कि क्या करूं, क्योंकि एंजेलिना 9 बजे आएगी। उसने मुझे कहा कि सुबह 9 बजे आऊंगी तुम्हें लेने के लिए, अपनी कंपनी के लिए। अब उससे पहले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और अब तो 24 घंटे होने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, मात्र 1 कप कॉफी पी और सुबह जो कल 8 बजे मैंने नाश्ता किया था। भूख, आप लोग में से बहुत सारे लोग पहचानते होंगे कि भूख जब 24 घंटे तक कुछ ना खाओ, सिर्फ पानी पे, तो एक इंसान को क्या होता है, कैसा फील होता है। और आप मेरी तो पेट वेट को देख के भी एहसास लगा सकते हैं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि बाहर बरसात हो रही थी, होटल में कुछ था नहीं और किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या करता। दोस्तों काफी देर तक मैं इंतजार करता रहा कि बरसात रुके, बाहर जा होटल के गेट तक भी जाता, सोचता कि बारिश में भीगता भीगता जाऊं और कुछ तलाशूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाके कुछ तलाश के आऊं। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि 9 बजे एंजेलिना या उसका ड्राइवर कंपनी का आएगा, मुझे लेके जाएगा, तो मैं खाना कहीं ना कहीं वो खिलाएगा। सबसे पहले मैं उससे कहूंगा कि मुझे खाना खाना है। 9 बजे का ही तो इंतजार है और चाइनीज टाइम के पंक्चुअल होते हैं, वो करेक्ट 9 बजे आ जाएगा। दोस्तों मैं रेडी होकर अपने कमरे को बंद करके नीचे लॉबी पे आके बैठ गया, क्योंकि 9 बजने वाले थे, इंतजार करने लगा। 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बज गए, लेकिन एंजेलिना या कोई ड्राइवर नहीं आया। लेकिन एंजेलिना का फोन मुझे जरूर आया। उसने फोन पे मुझसे कहा, भारत सॉरी, ना मेरा ड्राइवर आ सकता है आपके होटल पे, ना ही मैं खुद आ सकती हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो बोली कि एक्चुअली कल से बहुत जबरदस्त बरसात हो रही है, तूफान चल रहे हैं, तो रास्ते में आपके होटल में आने के लिए एक ही रास्ता है, वो एक ब्रिज सा है, उस ब्रिज पे से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने की वजह से हमारी कोई भी गाड़ी इधर को नहीं आ सकती। जब बरसात रुक जाएगी तो वो ओवरफ्लो होना थोड़ा कम हो जाएगा, बरसात रुकने के आधे घंटे बाद वो रास्ता साफ हो जाएगा, मैं आपके होटल आ जाऊंगी आपको लेने के लिए, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद बरसात रुक जाएगी। दोस्तों ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो खाना खाने की प्लानिंग बना के बैठा था और वो नहीं आ रही, इस बरसात की वजह से वो नहीं आ रही। अब मुझे और भी ज्यादा भूख लगे लगी, क्योंकि अब इंतजार की हद भी तो खत्म हो चुकी थी, वो नहीं आ रही। लेकिन मैं क्या करता? चाइना पे जिस होटल में था उसकी रिसेप्शन पे बैठी, अब शायद लड़की की ड्यूटी चेंज हो गई थी, पता नहीं कौन थी, लेकिन दूसरी लग रही थी। मैंने उस लड़की को जाके कहा शायद वो थोड़ा अंग्रेजी समझ जाए, उसको समझाने की कोशिश की, इशारों में बताने की कोशिश की। गूगल ट्रांसलेट का उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ भी नहीं आया था कि मैं गूगल ट्रांसलेट से बताऊं, लेकिन इशारे में वो समझ रही थी थोड़ा बहुत कि मैं खाने से संबंधित कोई बात कर रहा हूँ, बस वो इतना ही मेरे को इशारे में कह रही थी। उनके होटल में खाने की कोई चीज़ नहीं है, उनका होटल वाले हमेशा बाहर से मंगाते हैं, और सॉरी बाहर मौसम खराब है इसलिए खाने का आइटम हम आपके लिए बाहर से मंगा नहीं सकते। और वैसे भी दोस्तों मैं चाइनीज़ का कुछ भी खाना नहीं खाता। मैंने उससे पहले कई बार चाइना गया, लेकिन मैंने चाइनीज़ कोई भी व्यंजन, कोई भी चीज़ मैंने नहीं खाई, क्योंकि उनके चाइनीज़ के खाने में एक तेल की अजीब सी स्मेल आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जो चाइनीज़ खाना खाते हैं, और बहुत सारे लोग मजबूरी में भी खाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी खाना थोड़ा महंगा पड़ता है, चाइनीज़ खाना सस्ता पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, क्या करूं बताओ। मैंने उसको कहा आसपास कुछ है हो तो बता, उससे इशारे में पूछा तो उसने शायद मुझे मना कर दिया कि आसपास खाने की कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, और वहां जाने के लिए भी मुझे वही ब्रिज पार करना पड़ेगा, और वो ब्रिज पर पानी ओवरफ्लो है। मैं समझ गया कि एंजेलिना ने भी सही कहा, और ये भी मेरे को इशारे में यही बात बता रही है कि नहीं जा सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा बारिश रुकने का। दोस्तों काफी देर तक मैं होटल की लॉबी में, उधर ही बाहर सोफे लगे हुए थे रिसेप्शन के सामने, मैं वहां बैठा इंतजार करता रहा कि बारिश रुके, और पेट पकड़ने की मेरी नौबत आ चुकी थी। पेट पकड़कर बैठा था क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही थी, खाली पानी पानी पानी। वहां लॉबी में बैठे बैठे भी मैं 2 बोतल पानी पी गया था होटल वालों से लेकर। लेकिन क्या कर सकता था, सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार। अब
इंतजार करते करते दोपहर का 1 बज गया, खाने को कुछ नहीं। मैं तो ये भी सोचा था, इसलिए रिसेप्शन पे बैठा था कि ये होटल वाले कुछ खाएंगे तो इनसे चाइनीज खा लूंगा, बदबू आ रही है, कुछ भी आए मैं खा लूंगा, लेकिन ये खाए तो सही। लेकिन वो कमबख्त मेरे सामने कुछ खा ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ होटल के रिसेप्शन में बैठी हुई थी। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि उस होटल या गेस्ट हाउस में मेरे अलावा कोई और भी नहीं है, वो पूरा गेस्ट हाउस खाली पड़ा है। क्या करूं, भूखा बैठा हूं, 1 बज चुका है, खाने को कुछ नहीं। एंजेलिना का भी फोन नहीं आ रहा, बरसात भी नहीं रुक रही, कहां जाऊं, क्या करूं, भूख से बेहाल हूं। तभी मैंने एक दिमाग में एक बात आई कि भरत, बारिश में भीग जा, कुछ भी कर, लेकिन बाहर निकल और खाने की तलाश कर, क्योंकि यहां बैठा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, बैठे बैठे मर जाएगा। इसलिए तुझे जरूरी है बाहर निकलकर खाने की तलाश करना। दोस्तों, यही सोचकर मैं वापस अपने रूम में गया, अपने कपड़े चेंज किए और मैंने एक अपना शॉर्ट पहनी, ऊपर एक जैकेट थी विंडशीटर टाइप जो बारिश में नहीं भीगती। मुझे मालूम था कि चाइना में इन दिनों में ठंड होती है, तो मैं अपने साथ 1-2 जैकेट ले गया था, एक आध विंडशीटर ले गया था। चाइना में बरसात भी होती है उस जगह पे जहाँ ईवू शहर में मैं रहता हूँ, तो इसलिए मैं अपने साथ विंडशीटर ले गया था। छतरी मेरे पास नहीं थी, मैं नीचे आया। नीचे मैंने देखा रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी थी उसकी छतरी साइड पे पड़ी थी। एक बार के लिए मन आया कि इसकी छतरी लेके चलूं, लेकिन बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी, वो छोटी सी छतरी पिंक कलर की, मुझे नहीं लगता था कि वो हवा में संभल पाएगी। या तो मैं अपने आप को इतनी बारिश और तूफान में संभाल लूंगा या इसकी छतरी को, क्योंकि अगर किसी से मांगी हुई चीज है तो उसको संभालना ज्यादा जरूरी होता है। मैंने उस छतरी को उठाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और ऐसे ही भीगता हुआ बाहर निकल गया। दोस्तों, मैं निकला, वो 3-4 दुकानें थी, उन सब क्रॉस करते हुए एक रोड साइड पे मुड़ रही थी। आगे मेरे को सुनसान नजर आ रहा था, मैं उस रोड पे मुड़ गया। ठंड बहुत जोर से लग रही थी, मेरी विंडशीटर पूरी भीग चुकी थी, मेरे शॉर्ट पूरा मैं भीग चुका था। अंदर थोड़ा सा था और अंदर मैंने अपना पर्स और मोबाइल भी रखा हुआ था विंडशीटर की अंदर वाली पॉकेट में। थोड़ा सा आगे चला था, इधर उधर देखता रहा, सब कुछ बंद आया। आगे कुछ एक दुकानें नजर आई लेकिन वो बंद थी। भाई, इतनी बरसात में कौन खोलेगा, बेवकूफी होगा। आगे गया तो बहुत आगे जाने के बाद करीब मैं वहां से 1 किलोमीटर आगे पैदल चला गया था। मुझे एक दुकान दिखी और मैंने दुकान को, रोड के उस साइड थी, मैंने उस दुकान में देखा वो बंदा कुछ पाव से है उसकी दुकान पे। आप पाव जानते हैं ना, कोई बंद बोलता है, कोई पाव बोलता है, बड़ा पाव वाले, गोल से पाव, ब्रेड वाले मोटे मोटे से पाव हैं। मैंने कहा वाह भाई पाव। मैं फटाफट रोड क्रॉस करके उस साइड गया और उससे मैंने कुछ बात नहीं करी, मैं बोला कि ये पाव। उसको इशारा किया दुकानदार, उसको भी अंग्रेजी तो नहीं आती थी, उसको इशारा किए तो उसने मेरे को अपने कैलकुलेटर में बताया कि 3.5 RMB। उस समय 3.5 RMB करीब 20-21 रुपए बैठते थे। आज की डेट में 35 या 40 रुपए बैठते हैं, लेकिन उस समय 20-21 रुपए थे। मैंने कहा यार एक पाव से क्या होगा, मैं कहा भाई 2 दे दे। उसने मेरे को 2 पाव थैली में डालकर पैक करके दे दिए। मैंने उसको पावों को अपनी जैकेट के अंदर घुसाया और फटाफट अपने होटल की तरफ भागा, क्योंकि अब मेरे पास खाने का सामान था। पाव तो थे यार, पाव से तो पेट हम इंडिया में भी भरते हैं, वहां भी भर लेंगे। दोस्तों, मैं फटाफट पूरा भीगा हुआ, फटाफट तेजी से चलता हुआ, मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी थी क्योंकि मेरे पास खाने का सामान था। मैं फटाफट अपने होटल की तरफ आया, होटल में सीधा अपने रूम में गया। वो रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था, रिसेप्शन के सामने सोफों पर। उसने मेरे को इशारा किया, मैं उसके बाद कहा भाई खाने को सामान है, मैं तेरी बात बाद में आके सुनूंगा। दोस्तों, ऊपर गया, रूम का दरवाजा खोला, दरवाजा बंद करते सीधा थैली को निकाला और अब मेरे पास सब्र नहीं थी कि कपड़े बदल लूं। मैंने सीधा पाव का एक बाइट, सीधा बड़ा सा बाइट, क्योंकि दोस्तों बड़ा ही ले लूं कि एक बारी में खा लूं, बड़ा सा बाइट अपने मुंह में रखा। 2 बजे का टाइम था दोपहर के। बड़ा सा बाइट मुंह में रखा और उसको फटाफट चबाया। लेकिन चबाते ही मेरे मुंह में एक अजीब सा गंदा सा स्वाद, कसैला सा स्वाद मेरे मुंह के अंदर पूरा घुल गया और हवा में पता नहीं एक बदबू सी, स्मेल सी फैल गई। मैंने कहा यार ये क्या खा लिया गंद। मैंने पाव ऊपर से था लेकिन उसके अंदर कुछ भरा हुआ था। वो गंदा क्रिस्पी सा, लिपलिपा सा, अंदर कुछ पता नहीं क्या चीज था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और दोस्तों, जो मैंने अंदर लिया था अब वो मेरे लिए निगलना भारी हो चुका था। बिल्कुल, अब क्या करूं, इतनी बदबू, इतना गंदा, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा गंदी चीज को नहीं खाया। दोस्तों, भूख बहुत जोर से लग रही थी, लेकिन आप लोग भी नहीं खा सकते। पता नहीं ये
मैन वेज वाइल्ड में वो गंदी चीजें कैसे खा जाता है, या दूसरे लोग उस चैनल्स पे दिखाते हैं कैसे खा जाते हैं। यार भूख लगती है, लेकिन ये कैसे मुझसे खाया नहीं गया। मैंने उसको उसी समय साइड पे रखा और मेरा दिल अंदर से खराब हो गया। अब मेरा को एहसास होने लगा कि मुझे बहुत जोर से उल्टी आएगी। दोस्तों उसी समय बाथरूम खोला, बाथरूम के अंदर जाके थे उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी मैंने करी। इतनी उल्टी करी जो मेरे पेट में बचा कुछ था, पनीर के पराठे, वो भी बाहर आ गए। बिल्कुल पेट खाली और कमरे में बदबू हो रही थी। मैंने सबसे पहले उस बदबू वाले इसको, जो पाव थे, बर्गर नहीं बंद थे, उनको थैली में वापस डाला, डस्टबिन से निकाला, खिड़की खोली, हवा आने दी ताकि स्मेल बाहर निकले। उनको थैली को लेकर वापस होटल के नीचे आया, होटल के बाहर गया। लेकिन बहुत अच्छी सफाई थी, बरसात इतनी हो रही थी लेकिन पानी कहीं जमा नहीं था। लेकिन अब इस थैली को कहां फेंकूं? तभी देखा पड़ोस वाली दुकान के बाहर एक गमला पड़ा है। मैंने उस गमले में वो थैली रख दी कि चलो शायद यहाँ के कोई जानवरों को अच्छी लगती होगी, वो खा लेंगे। सड़क पे खाना फेंकना अच्छा नहीं। वो खाना था या मैं पता नहीं क्या लेके आया था, मुझे नहीं पता। और आज तक मैं कितनी बार गया उसके बाद मैंने वैसे पाव कहीं देखे नहीं। खैर दोस्तों, मैं वापस फिर रूम में जाने लगा, कपड़े गीले थे। फिर उस आदमी ने जो सोफे पर बैठा हुआ आवाज दी। मैंने उसको कहा रुक यार, तो ऐसी परेशान हूं, तू बेकार में आवाज दिए जा रहा है, और ना तेरे को मेरी बात समझ आएगी ना मेरे को तेरी बात समझ में आएगी। खैर मैं ऊपर रूम में गया, रूम में जाके फटाफट अपने वो गीले कपड़े उतार के साइड पे रखे और अपने कपड़े वापिस दूसरे पहने। तो मैं कहा चलो देखूं क्या कहता है, और मेरे पास करने को कुछ है भी नहीं। बरसात बहुत तेज हो रही है, फोन अभी तक आया नहीं। मैं दोस्तों उसके पास आया तो उसने चाइनीज में मेरे को चूंपा कुछ किया, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन फिर बोला बैठे रहो, इशारे से मैं बैठा रहा। तो उसने चाइनीज चाय मंगा दी थी। चाय अगर इंडियन चाय हो तो मजा ही अलग है, कुछ तो एनर्जी देगी। लेकिन वो चाइनीज फीकी चाय मैंने पी थी पहले भी कई बार, लेकिन ऐसे ही सिर्फ कंपनी देने के लिए पीता था मैं उस वक्त। मेरी को अच्छी नहीं लगती थी। आज की तारीख में मुझे चाइनीज चाय अच्छी लगती है, लेकिन उस वक्त मैं कंपनी देने के लिए पीता था। अब उसने मेरे को चाय के कप दे दिया भर के, मैंने मजबूरी में पी। खाली पेट गर्म चाय और अजीब सा फ्लेवर, फीका फीका सा, यार ये तो मेरे को और गैस बना देगी। मैंने कहा अब वो बेचारा इतने प्यार से दे रहा है, एक इज्जत से सम्मान से दे रहा है, तो मैंने उसके सामने एक कप चाय पी ली और अपना कप रख दिया। लेकिन उस आदमी ने मेरा कप दोबारा भर दिया। अब ये मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार कौन पिएगा, बड़ी मुश्किल से एक कप चाय पी है खाली पेट। खैर अब उसने कप भर दिया था, मैंने कहा मैं अपने रूम में जाके पी लूं, इशारे में बताया। मैं भाई साहब वो कप लेकर अपने रूम में आया और मैंने उस चाय को तो फेंक दिया, क्योंकि खाली पेट चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मालूम था, मैं अपने शरीर को जानता था कि वो मुझे गैस बना देगी। अब दोस्तों रूम में बैठा रहा, बारिश के रुकने का इंतजार। शाम के उस वक्त 6 बज चुके होंगे, मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। मैंने एंजेलिना को फोन करने की कोशिश की, उसका फोन बिजी जा रहा था। लेकिन 6:30 बजे के करीब एंजेलिना का फोन मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा भारत सॉरी आज नहीं आ पाए क्योंकि बरसात हो रही थी, वो खुला नहीं रास्ता, तो मैं आपसे नहीं मिल पाई। उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह खुल जाएगा तो सुबह मैं आपको लेने आऊंगी। तब मैंने कहा एंजेलिना प्लीज एक बात सुन ले, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री एंड आई वांट फूड। तो बोली भारत मैं क्या ऐसे करूं, क्योंकि रास्ता बंद है, अब मैं खाने के लिए तुम्हारे पास सामान कैसे लेके आऊं, यहाँ तो मैं आ नहीं सकती, कोई भी नहीं आ सकता। सॉरी भारत, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें भूख लग रही होगी और मुझे ये भी जानती हूँ कि तुम चाइनीज खाना नहीं खाते, लेकिन एक बार रिसेप्शन पे मेरी बात कराओ। मैं फटाफट फोन लेके रिसेप्शन पे गया, एक लड़की बैठी हुई थी, उसको दिया, मैंने कहा बात कर ले। उसने चाइनीज में कुछ बात की और फिर मेरे को एंजेलिना मेरे को बोला सॉरी भारत, ये भी मना कर रही है कि खाने का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी रेस्टोरेंट से कुछ खाना अपने क्लाइंट्स के लिए मंगाते हैं जो होटल में ठहरते हैं गेस्ट के लिए, लेकिन वो रेस्टोरेंट में नहीं खुला और वैसे भी इनके होटल में कोई नहीं ठहरा हुआ अकेले तुम्हारे अलावा। यह कह रही कि नहीं मंगा सकते कुछ भी, तो थोड़ा इंतजार करो बारिश रुकने का। फिर अब मैंने कहा भाई बारिश रुकने का तो इंतजार कल से कर रहा हूँ, ये रुक ही नहीं रही, बढ़ती जा रही है और तेज हो गई है, लेकिन कम नहीं हो रही बरसात, खाना नहीं मिल सकता। कुल मिला के एंजेलिना ने मुझसे कहा कि वो जितनी जल्दी बरसात रुकेगी मैं उतनी जल्दी आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। दोस्तों काफी देर तक इंतजार करता रहा, बाहर इधर। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी,
मैं बुरी तरह थक चुका था। मेरे शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी बची हुई थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था कि अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। पानी कितना पीऊंगा, लेकिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर थी। अब मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैं भटक नहीं सकता था। अब मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। रात के 8 बज गए। मैं रूम में बैठा हूं, सिर्फ इधर उधर पागलों की तरह मोबाइल को देखता हूं, मोबाइल को बंद कर देता हूं। किसको फोन करूं? घर में बता नहीं सकता तो घर वाले मुझे गाली देते कि देख तेरे साथ क्या हो गया, अपना ख्याल नहीं रखता था। थोड़ा सी कुछ बातें थी तो घर में भी फोन नहीं किया। अब यही चिंता में रहा कि किसको फोन करूं और कौन मेरे लिए खाने का इंतजाम करेगा। कोई नहीं था, कोई खाने का इंतजाम करने वाला वहां नहीं था। मैं उस रूम को चारों तरफ से देख रहा था और पछता रहा था कि मैंने ये गलती क्यों की, अपनी टिकट कैंसिल क्यों कराई, मैं यहाँ योंगकांग शहर के अंदर क्यों आया, मैं चाइनीज खाना क्यों नहीं खाता, मैं इतनी मुसीबत में क्यों फंसा। भगवान को कह रहा था कि भाई भगवान मेरे साथ क्या किया। और जो मैं घर से खाना अक्सर लेके आया करता था उसको भी तो मैंने फिनिश कर दिया था, और जो छोटा मोटा बचा था यहाँ आने से पहले मैं उसको डस्टबिन के हवाले कर आया था। ना चाय थी, ना कुछ खाना, ना इवन फ्रूट तक नहीं थे। बाहर भी तो कोई रेडी वाला नहीं नजर आ रहा था, यहाँ तो कई रेडी पटरी वाले नजर आते हैं, वहां तो कुछ भी खाने से संबंधित कुछ भी चीज नजर नहीं आ रही थी। नजर आ रही थी तो पानी और वो गर्म चाय, और शायद अगर उनसे वो कहता कि वो ब्लैक कॉफी, लेकिन ये खाली पेट तो ये सब चीजें मतलब ही नहीं, मुझे और खराब कर रही थी। उस चाय ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, गैस बनने लगी थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। अब मैं बैठे बैठे सीधा बेड पे आ गया। बेड पे ही लेटा हूं, कभी पासे पलट रहा हूं, भूख से पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में सर भन्ना रहा है, गैस बनी पड़ी है, बुरी हालत। तब दोस्तों मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी चाइना में आज रात मौत हो जाए। एक हिंदुस्तानी की मौत चाइना में भूख से। लोग मजाक उड़ाएंगे। चाइना जैसे देश में जहां खाने के लिए इतनी सारी वैरायटीज हैं, पूरी दुनिया में चाइना अपने खान पान के लिए मशहूर है, उस देश में एक आदमी भूख से मर गया, सिर्फ भूख से मर गया, जबकि उसके पास पैसे भी थे, उसके पास संसाधन भी थे, फिर भी वो भूख से मर गया। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। पछतावा हो रहा था कि यार मैंने किस किनारे पे ये होटल ले लिया। अगर मैं उस कंपनी के आसपास थोड़ा सा महंगा होटल ले लेता तो ठीक था, होटल में कुछ ना कुछ खाने को मिलता, आसपास कुछ ना कुछ दुकानें होती, बीच बाजार में होता होटल तो मैं ले लेता। मैंने ये क्यों इतनी कंजूसी करी कि मैंने ये सस्ता होटल ले लिया। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि ये गलतियां नहीं। दोस्तों आप भी मत करना। अगर किसी अनजान शहर में जाएं तो सस्ते के चक्कर में किसी किनारे का होटल मत ले लेना। पता नहीं प्रकृति अपना क्या रूप दिखा दे और क्या से क्या हो जाए। दोस्तों अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। होटल का डिसीजन मेरा गलत था, चाइनीज खाना ना खाने का डिसीजन मेरा गलत था। और सुबह जब उसने मेरे को 12:30 बजे के करीब पूछा था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि होटल के पास कोई ना कोई सुपरमार्केट मिल जाएगी, वहां से मैं ब्रेड, अंडे, आमलेट, बटर, ये सब चीजें नॉर्मली मिल जाती हैं। आसपास कोई मंडी होती है तो वहां से आपको टमाटर, प्याज, खीरा, ये सब चीजें सलाद की मिल जाती हैं, आप इनसे पेट भर सकते हैं। आप चाइनीज खाना नहीं खाते तो क्या हुआ, दूध आपको सुपरमार्केट में मिल जाता है, ब्रेड मिलती है, अंडे, आमलेट, अंडे वंडे सब मिलते हैं। और आप जिस भी होटल में चाइना के अंदर ठहरते हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होती है, आप उसमें अंडे उबाल सकते हैं। अपने अगर चावल भी मिल जाए तो चावल उबाल के खा सकते हैं उसमें। वैसे तो मैं रेडी टू ईट में जैसे मैगी वैगी सब बना लेता था, चावल भी बना लेता था, दाल तक मैंने उस इलेक्ट्रिक केटल में बनाई है, और चाय भी। लेकिन आसपास तो ना सुपरमार्केट है, ना कोई मंडी है, इवन कोई ना चाइनीज रेस्टोरेंट है, सब दूर है। और मैंने अपनी थोड़े से पैसों की लालच में ये गंदा डिसीजन ले लिया। खैर अब तो मैं मरने वाला हूं, अब क्या कर सकता हूं, अब पछताव के क्या होगा। लेकिन मेरी लाश पराए देश में, मेरे घर वालों को मेरी लाश मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं ये सब बातें पूरी, सब घर परिवार, दोस्त यार सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन भूख से मैं गिरता चला जा रहा था, मेरी हालत पतली होती जा रही थी और समझ कुछ नहीं आ रहा था।
अब समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि क्या करूं क्या करूं। रात के शायद 11:30-12 बजे का वक्त होगा। मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बेड से उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। कोई फोन नहीं था और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, या यूं कह लीजिए कि कब मैं बेहोश हो गया, पता ही नहीं चला। दोस्तों पूरी रात हालत खराब थी या नहीं थी, अब मुझे कुछ पता नहीं था। शायद मैं मर चुका था। जी हाँ दोस्तों, शायद उस वक्त मैं मर चुका था चाइना में। लेकिन दोस्तों सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई। ये क्या, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिंदा था और मेरी नींद खुल गई। लेकिन नींद खुलते ही मैंने अपने सामने 4-5 चाइनीज लोगों को देखा। थोड़ा सा जब होश में आया तो मैंने देखा उन चाइनीज लोगों में एंजेलिना भी खड़ी है, और वो एक बंदा जिसने मुझे चाय पिलाई थी वो भी खड़ा है, और होटल की रिसेप्शन की एक लड़की भी खड़ी है, और 2 चाइनीज कोई और थे। मैं उनको होटल में देखा नहीं था, कौन थे मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे रूम में ये 4-5 ये कैसे आ गए? रूम तो मैंने लॉक करके रखा था। लेकिन चलो होटल वाले आ गए, ये एंजेलिना मेरे रूम में कैसे आ गई? लेकिन दोस्तों जैसे ही होश आया, एंजेलिना मेरे लिए जूस लेके आई थी, ऑरेंज जूस। उसने फटाफट मुझे ऑरेंज जूस दिया। बोली भरत, और मैं वाकई में बहुत भूखा था भाई साहब। 8 यानी कि 48 आवर, 2 दिन हो चुके थे मुझे कुछ खाए हुए, और जो खाया था वो भी उल्टी और दूसरे माध्यम से बाहर निकल चुका था। जूस पिया, 5-10 मिनट बाद थोड़ी एनर्जी आई, तो वो होटल वाले और ये सब के सब वहां से चले गए। जो भी और चाइनीज थे एंजेलिना को छोड़ के वो सब चले गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और ये सब कैसे, एंजेलिना यहाँ कैसे। इतनी देर में एंजेलिना ने मुझे खाने के लिए एक सेब दे दिया। दोस्तों मैं सेब लिया और मैंने एंजेलिना से पूछा, एंजेलिना क्या हुआ, आप लोग मेरे कमरे में कैसे? तब एंजेलिना ने जो मुझे स्टोरी बताई दोस्तों, उसको सुनकर मुझे लगा कि हाँ, मैं वाकई में मर चुका था, लेकिन इस एंजेलिना की वजह से आज मैं जिंदा बच गया। जी हाँ, उस लड़की की वजह से मैं जिंदा बच गया था। दरअसल उसने जो मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि भारत सुबह 6 बजे के करीब बाहर बरसात बंद हो गई। आज सुबह पूरी रात चलती रही, लेकिन आज सुबह के करीब 6 बजे बरसात और ये तूफान बंद हो गया। तब मैंने तुम्हें फोन किया, काफी देर तक फोन की घंटी बजती रही तुम्हारी, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। अब उस समय जब तुमने कई घंटियों के बाद भी फोन नहीं उठाया, मेरे दिल में कुछ हुआ कि भाई कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि तुम बता रहे थे कि तुम भूखे हो, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा होटल से ना कहीं बाहर से, मौसम भी खराब था और मैं भी नहीं आ सकती थी। मेरे दिल में बात आ गई कहीं कुछ गलत ना हो गया हो तुम्हारे साथ। मैं उसी समय फटाफट तैयार हुई और सीधा तुम्हारे होटल में आई। रिसेप्शन में आकर तुम्हारे रूम का नंबर लिया। तुम्हारा दरवाजा कई देर तक मैं खटखटाती रही, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। होटल वालों ने कहा कि तुम अंदर ही हो। अब मेरा दिल और भी घबराने लगा। मैंने फिर होटल वालों से कहा कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, या ये बंदे के साथ कुछ गलत हो गया है, प्लीज हेल्प करो। तब होटल वालों ने अपनी मास्टर की से तुम्हारे रूम का दरवाजा खोला और चेक किया, तुम बेहोश पड़े थे। तुम्हें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन तुम उठे नहीं। तब होटल वालों ने जाकर एक जो कहीं है इनका डॉक्टर, उस डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर ने तुम्हें आकर इंजेक्शन दिया है, और डॉक्टर इंजेक्शन देने के बाद चला गया। उसने बोला जूस पिला देना, तो आधे घंटे बाद इसको होश आ जाएगा, जूस वूस पिला देना, कुछ फ्रूट खिला देना, वो ये ऐसा बोल के गया, और 1-2 टैबलेट दे गया है, तुम्हें बाद में खानी है। इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। तो एंजेलिना ने कहा बस वो डॉक्टर गया, उसके थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आ गया, हम इंतजार कर रहे थे और तुम्हें होश आया, मैंने जूस दिया, एप्पल दिया, भारत रिलैक्स करो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। मैं कहा नहीं, थोड़ा सा अभी मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, मैंने जूस पी लिया, एप्पल खा लिया। बोली नहीं, टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इंडियन तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ इंतजाम करती हूँ।
मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे को एक दो उसने बनाना भी थे उसके पास, एप्पल ऑरेंज बहुत सारा फ्रूट लेके आई थी, जूसेस भी थे 3-4 तरह के, दूध भी था। उसने मेरे को जितना खाया जा सकता था उस समय मैंने दोस्तों खाया। एंजेलिना को मैंने बोला तू जा कंपनी, और जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है अपने ड्राइवर को भेज देना, मैं कंपनी में आता हूँ काम करूँ। उसने बोला नहीं भरत आज आराम करो, कोई बात नहीं, कल का दिन और है, तुम कल काम कर लेना। क्योंकि दोस्तों उस दिन 14 और 15 तारीख हो चुकी थी, 13 14 हाँ 15 तारीख हो चुकी थी। वो बोली कि कोई बात नहीं 16 तारीख तक आराम कर लो, और 16 को कर लेंगे, 17 को तुम्हारी फ्लाइट है, तो तुम 17 को हम तुम्हें यूँ छोड़। मैंने बोला नहीं मैं थोड़ा आज करूँगा कल करूँगा, क्योंकि अब जो सोच के आया हूँ। फिर एंजिनियर ने कहा कि ठीक है तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, और मुझे फ़ोन कर देना कि जब भी आपको यहाँ से ले जाना होगा तो ले जाऊँगा। दोस्तों मैंने खाना खाया और फ्रूट खाए, थोड़ी एनर्जी आई, और जो दूध लेके आई थी मैंने उसको गर्म किया, और गर्म करके दूध को पिया इलेक्ट्रिक केटल में, थोड़ी और एनर्जी आई, मैं फ्रेश हुआ। दोस्तों भूखे बहुत जोर की भी हो तो आप बहुत सारा एक साथ नहीं खा सकते, आप लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा ही खाने में पेट भर जाता है। मेरा पेट भर चुका था, मैं जिंदा था। दोस्तों तैयार हुआ, तैयार होने के बाद मैंने एंजेलिना को फोन किया, तो एंजेलिना ने कहा कि उस होटल को छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सस्पेंस और बताती हूँ। तुमने अपनी मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि मैं बताऊंगा कि मेरा डिसीजन होटल खरीद लेने का गलत कैसे था। एंजेलिना ने कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती करी कि तुमने ये होटल ले लिया, मैं तुम्हें खुद होटल दिलाती, और वो होटल मैं तुम्हें दिलाऊंगी, चलो। अब मैं कहा चलो ठीक है, 2 दिन रहना तो ये, फिर कल को ऐसे हालात हो गए तो क्या करूंगा। उसने कहा तुम होटल को चेकआउट करो, और मैं आ रही हूँ तुम्हारे होटल, और तुम्हारे को दूसरे होटल में लेके जा रही हूँ। दोस्तों वो आई मेरे को होटल, मैंने चेकआउट किया, पेट भरा हुआ था, वो मेरे को दूसरे होटल में जाकर लेके गई। वो होटल बहुत बड़ा था, तकरीबन 4 स्टार था, 5 स्टार नहीं कह सकता लेकिन 4 स्टार लेवल का था, बहुत बड़ा। सामने मुझे बहुत बड़ा उस होटल के अंदर रेस्टोरेंट नजर आ रहा था, लॉबी बहुत बड़ी, सब कुछ था। मैं सोच लिया था दिल में कि 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा किराया होगा, लेकिन मैं मौत के मुंह से वापस आया था। अब 5-6 हज़ार रुपये मुझे कुछ नहीं लग रहे थे। तब मैंने फिर भी पूछा एंजेलिना से हाउ मच, तब एंजेलिना ने मुझे बताया हाउ मच कुछ नहीं, क्योंकि ये होटल हमारी कंपनी का होटल है। मैं तुमसे कह रही थी कि भाई होटल मैं दिला दूंगी, लेकिन तुमने समझदारी दिखाई और तुमने होटल ले लिया। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको जहां रहने दो, हम अपनी मर्जी से किसी भी अपने कस्टमर को ठहरा नहीं सकते। लेकिन ये हमारा खुद का होटल है, कंपनी का होटल है, और हमारे जितने भी कस्टमर होते हैं उनको यहाँ ठहराते हैं, और उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। आप यहाँ पर रह के कुछ भी खाओगे पियोगे, कुछ भी करोगे, आपसे कोई चार्ज नहीं। दोस्तों ये मेरी समझदारी भी थी कि मैंने होटल ले लिया, जबकि कंपनी ने मुझे इतना बड़ा होटल प्रोवाइड कर रही थी। खैर मैं 2 दिन वहां रहा, उसके बाद तीसरे दिन 17 तारीख को सुबह मेरे को उन्होंने वापस ईवू छोड़ दिया दोपहर के 2 बजे के वक्त, और ईवू में छोड़ने के बाद वो चले गए। मैंने होटल नहीं लिया क्योंकि शाम को 4 बजे मुझे निकलना था वापस एयरपोर्ट की तरफ। मैं 2 घंटे उधर इंडियन रेस्टोरेंट में गया, और इंडियन रेस्टोरेंट में भी मैंने दब के खाना खाया। तो दोस्तों इस तरह से मैं चाइना से मौत के मुंह से वापस आया। दोस्तों मेरी ये घटना आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और यदि आप लोगों के साथ ऐसा हादसा हो तो उसको भी मेरे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं, धन्यवाद।